11 अप्रैल 1970 नासा तीसरी बार इंसानों को चांद की धरती पर भेजने के लिए उड़ान भरता है। इससे पहले नासा 2 बार इंसानों को चांद की धरती पर सफलतापूर्वक उतार चुका है। नासा की सैकड़ों लोगों की टीम इस मिशन को सफल बनाने के लिए इसके हर पहलू पर नजर रखे हुए हैं। जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहली बार कदम रखा था, उस बात को अभी 1 साल भी नहीं गुजरा है। इस फ्लाइट में बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स जिनका सपना है चांद की धरती पर अपना कदम रखने का। सब कुछ ठीक चलता है। इस यान में इनको सफर करते हुए 3 दिन बीत जाते हैं और अब ये चांद के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और कुछ ही घंटों के बाद ये चांद पर लैंड करने वाले हैं। इनका अंतरिक्ष यान गोली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज चल रहा है और अचानक इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। जैसे यह धमाका होता है तो स्पेसक्राफ्ट के अंदर सारे अलार्म्स बजने लगते हैं। इस धमाके ने स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। जब यह अपने इंस्ट्रूमेंट पैनल को देखते हैं तो पता चलता है कि एक ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो चुका है और उसकी सारी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और जो दूसरा ऑक्सीजन टैंक था उसकी ऑक्सीजन बड़ी तेजी से अंतरिक्ष में लीक होती जा रही है। यह एस्ट्रोनॉट्स अब अंतरिक्ष में खो चुके हैं। ये धरती से इतनी दूर पहुंच जाते हैं कि यह एक नया रिकॉर्ड बन जाता। अब चांद पर जाना तो दूर की बात, अब सवाल ये है कि क्या ये एस्ट्रोनॉट्स धरती पर जिंदा वापस आ भी पाएंगे या नहीं। सच में अपोलो 13 की यह कहानी आपके दिल को दहला देगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने जब पहली बार चांद की धरती पर कदम रखा तो इंसानों के लिए वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस समय लोग नासा के इस मून मिशन को लेकर बड़े ही उतावले थे। नासा के वैज्ञानिकों ने इंसानों को चांद की धरती पर उतारा भी और उनको सही सलामत वापस धरती पर भी लाए और इसके ठीक 4 महीनों के बाद नासा ने अपोलो 12 को लॉन्च किया और एक बार फिर से 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की धरती पर उतारा। नासा का अपोलो प्रोग्राम जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन अब लोगों ने नासा के अपोलो प्रोग्राम में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया था और सरकार को भी यह लगने लगा कि बार बार चांद पर जाने का कोई फायदा नहीं। नासा के अपोलो प्रोग्राम्स में बहुत खर्चा आ रहा था और उन्हीं दिनों में अमेरिका वियतनाम से जंग लड़ रहा था। तो अमेरिकन सरकार चाहती थी कि नासा को अपोलो प्रोग्राम के लिए मिलने वाले फंड को कट करके उसे वियतनाम वार में लगाया जाए, लेकिन इधर नासा चाहता था कि उसका अपोलो प्रोग्राम जारी रहे और नासा ने अपोलो 20 तक की प्लानिंग कर रखी और नासा अपोलो 13 की तैयारियों में जुटा हुआ था। अपोलो 13 का मेन उद्देश्य था कि चांद की धरती पर जाकर वहां पर वैज्ञानिक परीक्षण करना और चांद कब और कैसे बना था इसका पता लगाना, जिससे पृथ्वी के ओरिजिन का भी पता लगाया जा सके। हर मिशन की तरह इस मिशन में भी 3 एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले थे। अपोलो 13 के कमांडर थे जिम लॉवेल और फाइनली 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 को लॉन्च किया जाता है। इस लॉन्च को देखने के लिए 2 लाख लोग आए थे, लेकिन अगर अपोलो 11 की बात करें तो उसके लॉन्च को देखने के लिए करीब 70 लाख लोग की भीड़ इकट्ठी हुई थी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अपोलो प्रोग्राम का क्रेज जनता में किस कदर कम हो गया था। बार बार चांद पर जाने से लोगों को लग रहा था कि यह भी चांद पर जाने की एक रूटीन फ्लाइट। इसी वजह से किसी भी बड़े चैनल ने इस लॉन्च को टेलीकास्ट ही नहीं किया था। अपोलो 13 का यह लॉन्च सफल रहा और अब इन्हें 3 दिन लगेंगे चांद पर पहुंचने में। सब कुछ ठीक चल रहा था। लॉन्च के करीब 55 घंटों के बाद अपोलो 13 आधे से ज्यादा रास्ते को कवर कर चुका था। इस दौरान अपोलो 13 का क्रू धरती पर लाइव टेलीकास्ट करता है, जिसमें वह दिखाते हैं कि कैसे वह 0 ग्रेविटी में रह रहे हैं। अपोलो स्पेसक्राफ्ट अंदर से कैसा है, लेकिन इस ब्रॉडकास्ट को भी किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया। मिशन के दौरान अपोलो 13 का क्रू धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल के संपर्क में रहता है। नासा का मिशन कंट्रोल अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में था। ह्यूस्टन में बैठे नासा के वैज्ञानिक हर पल अपोलो 13 पर नजर बनाए हुए थे, छोटी से छोटी गतिविधियों को देख रहे थे और अपोलो 13 के क्रू को हर पल गाइड कर रहे थे। आगे अपोलो 13 में क्या हुआ उससे पहले आपको अपोलो 13 के इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी। यह है अपोलो स्पेसक्राफ्ट, जो कि 3 भागों से मिलकर बना है। इनमें पहला भाग है ल्यूनर मॉड्यूल और इस ल्यूनर मॉड्यूल का उपयोग तब होगा जब अपोलो स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट से अलग होगा और इसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स बैठकर चांद की धरती पर उतरेंगे और जब चांद पर एस्ट्रोनॉट्स का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से एस्ट्रोनॉट इसी ल्यूनर मॉड्यूल में बैठकर वापस अपोलो स्पेसक्राफ्ट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ल्यूनर मॉड्यूल का खुद का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इसके द्वारा यह एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतरने से लेकर वापस अपोलो
अपोलो यान में आने तक पावर और ऑक्सीजन इत्यादि की सप्लाई देता रहेगा। इस लूनर मॉड्यूल का बस इतना ही काम है। अगर देखा जाए तो लूनर मॉड्यूल को छोड़कर यह है मेन अपोलो स्पेसक्राफ्ट। ये दो भागों से मिलकर बना है, जिसमें यह है कमांड मॉड्यूल। जो तीनों एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जा रहे हैं वो इसी कमांड मॉड्यूल में बैठकर जा रहे हैं। इसी कमांड मॉड्यूल के द्वारा ही एस्ट्रोनॉट्स पूरी स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। इसी के अंदर वो सारे कंप्यूटर्स और नेविगेशन सिस्टम लगे हैं, जिनके द्वारा अपोलो स्पेसक्राफ्ट धरती से मिशन कंट्रोल के संपर्क में। आप इस कमांड मॉड्यूल को अपोलो स्पेसक्राफ्ट का दिमाग बोल सकते हैं। लेकिन अपोलो स्पेसक्राफ्ट का जो तीसरा जरूरी भाग है वो है सर्विस मॉड्यूल। आप सर्विस मॉड्यूल को अपोलो स्पेसक्राफ्ट का दिल बोल सकते हो, क्योंकि सर्विस मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल के लिए लाइफ सपोर्ट का काम करता है। कमांड मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रखने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्सीजन, पानी इत्यादि, ये सभी सर्विस मॉड्यूल के द्वारा ही कमांड मॉड्यूल में पहुंचते हैं। इस सर्विस मॉड्यूल में एक इंजन भी लगा है, जिसके द्वारा यह एस्ट्रोनॉट्स चांद पर पहुंचेंगे और अपने पाथ को सेट करके वापस धरती पर आएंगे। आप ये समझ लो कि बिना इस सर्विस मॉड्यूल के चांद पर जाना तो बहुत दूर की बात, वापस धरती पर भी नहीं आया जा सकता। जैसा कि अभी मैंने आपसे बोला था कि आप सर्विस मॉड्यूल को अपोलो स्पेसक्राफ्ट का दिल बोल सकते हो, और अगर इस दिल में ही हार्ट अटैक आ जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ था अपोलो 13 के साथ। ये जो सर्विस मॉड्यूल है उसने ही काम करना बंद कर दिया था। दरअसल ब्रॉडकास्ट कम करने के करीब 7 मिनट बाद जब अपोलो का क्रू सोने के लिए जा रहा था, तब उसे ह्यूस्टन में मौजूद मिशन कंट्रोल से एक जरूरी काम करने के लिए बोला जाता है। मिशन कंट्रोल ने अपोलो के क्रू से ऑक्सीजन टैंक में लगे फैन को ऑन करके लिक्विड ऑक्सीजन को स्टीयर करने के लिए कहा। दरअसल स्टीयर का मतलब होता है किसी लिक्विड को वापस में मिलाना। दरअसल जब भी कोई स्पेस मिशन भेजा जाता है तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इत्यादि गैस को लिक्विड फॉर्म यानी तरल रूप में कन्वर्ट करके भेजा जाता है। ऑक्सीजन इत्यादि को लिक्विड फॉर्म में भेजने का फायदा ये होता है कि कम जगह में ज्यादा गैस को भरा जा सके। अब अंतरिक्ष में टेम्परेचर इतना कम होता है कि ये लिक्विड ऑक्सीजन जमने लगती है, तो इस वजह से ऑक्सीजन टैंक में एक फैन लगाया जाता है, जिसकी सहायता से ऑक्सीजन की बनने वाली परतों को आपस में मिलाया जाता है, ताकि ऑक्सीजन हमेशा एक समान अवस्था में बना रहे। और यह एक रूटीन प्रोसेस है जिसको कुछ घंटों के अंतराल पर हर बार करना पड़ता है। मिशन कंट्रोल ने अपोलो 13 के क्रू से इसी रूटीन प्रोसेस को करने के लिए कहा। जैसे ही जैक्स विगार्ड ने ऑक्सीजन टैंक में मौजूद फैन को चालू करने के लिए क्रायोस्टीयर के स्विच को दबाया, वैसे ही ऑक्सीजन टैंक 2 में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक स्पार्क पैदा होता है और ऑक्सीजन टैंक 2 ब्लास्ट हो जाता है। यह ब्लास्ट इतनी जोर से होता है कि सर्विस मॉड्यूल का एक साइड से करीब 13 फीट का पैनल उखड़कर बाहर निकल जाता है। जैसे ही ब्लास्ट होता है वैसे ही अपोलो स्पेसक्राफ्ट के सभी अलार्म्स एक साथ बजने लगते हैं। इधर ह्यूस्टन में बैठे मिशन कंट्रोल के कंप्यूटर्स पर अजीब तरह की रीडिंग्स दिखाई देने लगती। मिशन कंट्रोल को उन रीडिंग्स पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी अपोलो का क्रू मिशन कंट्रोल से बोलता है। सर्विस मॉड्यूल में 3 फ्यूल सेल्स लगे थे, जिनकी मदद से अपोलो स्पेसक्राफ्ट में बिजली की सप्लाई की जा रही थी। लेकिन इस धमाके की वजह से 3 में से 2 फ्यूल सेल्स खत्म हो गए। अब स्पेसक्राफ्ट को केवल एक ही फ्यूल सेल से पावर मिल रही थी, जो कि स्पेसक्राफ्ट को चलाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स के सामने एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। दरअसल ब्लास्ट में एक ऑक्सीजन टैंक तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को दूसरे ऑक्सीजन टैंक की रीडिंग तेजी से नीचे गिरती हुई नजर आ रही। एस्ट्रोनॉट्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी जिम लवेल खिड़की की ओर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि ऑक्सीजन टैंक 1 से बड़ी ही तेजी से ऑक्सीजन अंतरिक्ष में रिसती जा रही है। परेशानी यह थी कि सर्विस मॉड्यूल में केवल 2 ही ऑक्सीजन टैंक थे, जिनमें से एक पूरी तरह से खत्म हो चुका था और दूसरा खत्म होने की कगार पर था। ये ऑक्सीजन एस्ट्रोनॉट्स और पूरे कमांड मॉड्यूल को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी थी। एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत थी और बिजली और पानी को बनाने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत थी। अब ऐसे हालातों में चांद पर जाना तो बहुत दूर की बात। मिशन कंट्रोल के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि इन एस्ट्रोनॉट्स को अब वापस धरती पर कैसे लाया जाए। यह पृथ्वी से इतनी दूर थे कि अगर इनको पृथ्वी पर वापस लाया भी जाएगा तो इन्हें अभी भी करीब 4 दिन और लग जाएंगे। क्या इतने दिनों तक एस्ट्रोनॉट्स बिना बिजली, पानी और ऑक्सीजन के सरवाइव कर पाएंगे? और अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंडी का क्या, इसको वह कैसे झेल पाएंगे? क्योंकि पावर सप्लाई खत्म होने की वजह से अब स्पेसक्राफ्ट के हीटर भी बंद पड़े हैं और अंतरिक्ष इतनी भयानक जगह है जहां पर इन्हें बचाने के लिए कोई रेस्क्यू मिशन भी नहीं भेजा जा सकता। और ऐसे किसी रेस्क्यू मिशन को भेजा भी जाएगा तो उसकी तैयारियों में ही 3 से 4 महीनों का समय लग जाएगा। अपोलो 13 को वापस लाने के लिए मिशन कंट्रोल ने एक प्लान बनाया। हालांकि ये प्लान
काम करेगा या नहीं यह कोई नहीं जानता। लेकिन इसके अलावा मिशन कंट्रोल के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब चूंकि सर्विस मॉड्यूल के फेलियर से कमांड मॉड्यूल किसी काम का नहीं बचा था, इस वजह से मिशन कंट्रोल ने अपोलो 13 के क्रू को लूनर मॉड्यूल में बैठने के लिए कहा। लेकिन यहाँ पर एक और परेशानी थी। इस लूनर मॉड्यूल को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि इसमें केवल 2 एस्ट्रोनॉट्स 20 घंटों तक ही बैठ सकते थे, लेकिन अब इसमें ये 3 एस्ट्रोनॉट्स लगभग 4 दिनों तक बैठेंगे और इसे एक लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल करेंगे। अपनी सप्लाईज और बिजली को बचाने के लिए इन एस्ट्रोनॉट्स को मिशन कंट्रोल की ओर से एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि स्पेसक्राफ्ट में मौजूद जितने भी गैर जरूरी चीजें हैं उनको बंद कर दे, ताकि पावर को धरती पर री एंट्री के लिए बचाया जा सके। पीने के लिए पानी लिमिटेड था, तो एस्ट्रोनॉट्स को पूरे दिन में सिर्फ 1 गिलास पानी पीने के ही इंस्ट्रक्शन मिले थे। हालांकि इन एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ 2 से ढाई दिनों में धरती पर वापस लाया जा सकता है। इसके लिए इनको अपोलो स्पेसक्राफ्ट को यू टर्न लेकर वापस धरती की ओर मोड़ना होगा, लेकिन इन्हें सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चालू करना पड़ेगा। लेकिन मिशन कंट्रोल इस बात से चिंतित था, इसके लिए इनको अपोलो स्पेसक्राफ्ट को यू टर्न लेकर वापस धरती की ओर मोड़ना होगा, लेकिन इसके लिए इन्हें सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चालू करना पड़ेगा। लेकिन मिशन कंट्रोल इस बात से चिंतित था कि सर्विस मॉड्यूल में कितना डैमेज हुआ है यह कोई नहीं जानता। इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मेन इंजन को चालू करते ही पूरा स्पेसक्राफ्ट ही ब्लास्ट कर जाए। इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चालू न करने का ही फैसला लिया गया और अपोलो यान को धरती पर लाने के लिए एक दूसरे और लंबे रास्ते को चुना गया। यह अपोलो यान चांद की धरती पर जाएगा और चांद के पीछे से उसकी परिक्रमा करते हुए चांद की ग्रेविटी की सहायता लेकर एक स्लिंग शॉट की तरह वापस धरती की ओर आए। क्योंकि जब सर्विस मॉड्यूल में धमाका हुआ था तो उसकी वजह से अपोलो स्पेसक्राफ्ट अपने पास से थोड़ा भटक जाता है। तो सबसे पहले तो अपोलो स्पेसक्राफ्ट को उस सही पाथ पर लाया जाए जिस पर चलकर वह चांद की परिक्रमा करके धरती की ओर आ सके। तो मिशन कंट्रोल के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, क्यों ना लूनर मॉड्यूल के इंजन को चालू करके स्पेसक्राफ्ट के पाथ को फिक्स किया जाए। हालांकि लूनर मॉड्यूल के इंजन को इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया था, इसको बार बार चालू करके बंद किया जा सके, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। पहली बार लूनर मॉड्यूल के इंजन को चालू किया जाता है और अपोलो स्पेसक्राफ्ट तय किए रास्ते पर चांद के पीछे पहुंच जाता है और लूनर मॉड्यूल के इंजन को बंद किया जाता है। अब यह एस्ट्रोनॉट्स धरती से इतने दूर आ चुके थे कि ये एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। ये एस्ट्रोनॉट्स धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर पहुंच चुके। अभी तक अपोलो 30 मिशन में कोई भी रुचि नहीं ले रहा था, लेकिन अब अपोलो 13 एक सनसनी खबर बन जाता है। अपोलो स्पेसक्राफ्ट चांद की परिक्रमा करके जैसे ही पृथ्वी की ओर मुड़ता है, वैसे ही लूनर मॉड्यूल के इंजन को एक बार फिर से बर्न किया जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी से बाहर निकलता है और तेजी से पृथ्वी की ओर आने लगता है। सौभाग्य से इस दूसरे बर्न को भी लूनर मॉड्यूल झेल जाता है, लेकिन परेशानी यही नहीं रुकने वाली थी, क्योंकि लूनर मॉड्यूल को केवल 2 ही लोगों के लिए ही डिजाइन किया गया था। लेकिन 3 लोगों के बैठने की वजह से केबिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जो कि एस्ट्रोनॉट्स की हर श्वास के साथ बढ़ते ही जा रहे थे। दरअसल पृथ्वी पर हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पृथ्वी का एनवायरनमेंट बैलेंस कर देता है, लेकिन अपोलो स्पेसक्राफ्ट के इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बैलेंस करने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कनिस्टर का उपयोग किया गया था और एक सिंपल से केमिकल रिएक्शन के द्वारा CO2 के लेवल को कंट्रोल में रखा जाता। लेकिन लूनर मॉड्यूल में लगा कैनिस्टर सिर्फ 2 लोगों के लिए ही बना था, जो कि कुछ ही समय तक काम कर सकता था। स्पेसक्राफ्ट में इस CO2 के लेवल को कम नहीं किया गया, तो ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स कुछ ही देर में अपना दम तोड़ देंगे। लेकिन सौभाग्य से अच्छी खबर यह थी कि बंद पड़े कमांड मॉड्यूल में एक बड़ा कनिस्टर बॉक्स लगा था। लेकिन परेशानी यह थी कि लूनर मॉड्यूल में लगे कनिस्ट और कमांड मॉड्यूल में लगे कनिस्टर्स को अलग अलग कंपनियों ने बनाया था। इस वजह से दोनों की ही डिजाइन अलग अलग थी। धरती से मिशन कंट्रोल ने एस्ट्रोनॉट्स को गाइड किया और स्पेसक्राफ्ट में मौजूद चीजों से जुगाड़ करके उन्होंने इस परेशानी को भी सॉल्व कर लिया और CO2 का लेवल नीचे गिरने लगा। ह्यूस्टन में मौजूद वैज्ञानिकों को लगा कि इन एस्ट्रोनॉट्स का नींद लेना बहुत जरूरी है, ताकि इनका दिमाग सही से काम करता रहे। लेकिन अंतरिक्ष यान में ठंड इतनी थी कि इनको नींद कैसे आ जाए। स्पेसक्राफ्ट के विंडोज पर भी बर्फ जमने लगी थी। ठंड के मारे इन एस्ट्रोनॉट्स का बुरा हाल था। जैसे तैसे यह एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के करीब आते हैं, लेकिन अभी भी इनको एक और बड़ी चुनौती को पार करना होगा। दरअसल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय एक सही एंगल पर एंट्री करना बहुत जरूरी था। अगर यह एंगल थोड़ा कम होगा तो स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल से टकराकर बाउंस बैक करके सीधा अंतरिक्ष में चला जाएगा और फिर
ये कभी धरती पर वापस नहीं लौट पाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तालाब में एक खास एंगल पर पत्थर फेंकने पर वो पानी के ऊपर उछलने लगता है, और अगर इस स्पेसक्राफ्ट का एंगल थोड़ा ज्यादा हुआ तो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही ब्लास्ट कर जाएगा। अभी अपोलो स्पेसक्राफ्ट का एंगल पथ पृथ्वी पर री एंट्री करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। आमतौर पर री एंट्री के दौरान कमांड मॉड्यूल के द्वारा ही इस एंगल को फिक्स किया जाता है, लेकिन कमांड मॉड्यूल तो बंद पड़ा है और ल्यूनर मॉड्यूल में इस एंगल को सेट करने के लिए भी कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं डाला गया था। इस वजह से इस एंगल को एस्ट्रोनॉट्स को मैनुअली सेट करना था। मिशन कंट्रोल के द्वारा कुछ कैलकुलेशन की गई और एस्ट्रोनॉट्स को गाइड किया गया कि कितने समय तक कौन से इंजन को चालू करना है। 2 एस्ट्रोनॉट्स ने कंट्रोल्स को संभाला और एक एस्ट्रोनॉट की नजर घड़ी पर थी और तीसरी बार लूनर मॉड्यूल के इंजन को चालू किया जाता है। सौभाग्य से इस तीसरे बर्न को भी लूनर मॉड्यूल का इंजन झेल जाता है और एस्ट्रोनॉट्स ने री एंट्री के एंगल को भी फिक्स कर ली। अब एस्ट्रोनॉट्स के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। री एंट्री के लिए उन्हें कमांड मॉड्यूल में वापस जाना जरूरी था, क्योंकि केवल कमांड मॉड्यूल को ही री एंट्री के लिए डिजाइन किया गया था। इसके ऊपर ही हीट शील्ड लगी थी। अच्छी बात यह थी कि री एंट्री के लिए पावर बचाने के लिए कमांड मॉड्यूल को बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था, जिस वजह से री एंट्री के लिए कमांड मॉड्यूल में रखी बैटरीज में पर्याप्त पावर थी। एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल में आते हैं और उसे चालू करते हैं और सर्विस मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से अलग कर देते हैं। जब सर्विस मॉड्यूल अलग हुआ तो एस्ट्रोनॉट्स ने देखा कि सर्विस मॉड्यूल में कितना बड़ा डैमेज हुआ। एस्ट्रोनॉट्स ने डैमेज हुए सर्विस मॉड्यूल की कुछ तस्वीरें भी ली। अब समय आ गया था लूनर मॉड्यूल को भी अलविदा कहने का, जिसने अभी तक एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाई। आमतौर पर एस्ट्रोनॉट्स इस लूनर मॉड्यूल को चांद के ऑर्बिट में छोड़कर ही आ जाते हैं, लेकिन इस मिशन में इस लूनर मॉड्यूल ने एक अलग रोल निभाया। इस वजह से इसे पृथ्वी पर लाना पड़ा और कमांड मॉड्यूल से लूनर मॉड्यूल भी अलग हो जाता है। अब इस मिशन का आखिरी पड़ाव बचा था, जो कि सबसे खतरनाक था। इस कमांड मॉड्यूल को पैसिफिक ओशियन में लैंड कराना है, जहां पर यूएस नेवी के जहाज एस्ट्रोनॉट्स का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ह्यूस्टन में बैठे वैज्ञानिकों को कुछ चिंताएं सता रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस धमाके की वजह से कमांड मॉड्यूल की हीट शील्ड डैमेज हो गई हो। अगर ऐसा होगा तो कमांड मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही ब्लास्ट कर जाएगा। और दूसरी चिंता यह थी कि अंतरिक्ष की कड़कड़ाती ठंडी की वजह से कहीं कमांड मॉड्यूल के पैराशूट जम तो नहीं गए, और क्या पैराशूट समय पर खुलकर कमांड मॉड्यूल की रफ्तार को कम कर पाएंगे या नहीं। और वैज्ञानिकों की तीसरी चिंता ये थी कि जब ये एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो 2 से 3 मिनट के लिए उनसे संपर्क टूट जाएगा, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि एस्ट्रोनॉट के साथ क्या हुआ था। फाइनली कमांड मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायुमंडल अपना असर दिखाने लगता है। कमांड मॉड्यूल आग के एक गोले में तब्दील हो जाता है और अचानक ही कम्युनिकेशन ब्लैक आउट होता है। इन एस्ट्रोनॉट से मिशन कंट्रोल का संपर्क टूट जाता है। उम्मीद की जा रही थी कि अगले 3 मिनट बाद एस्ट्रोनॉट से फिर से संपर्क किया जा सकेगा, लेकिन 3 मिनट बाद एस्ट्रोनॉट्स की ओर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड और गुजरते हैं, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। ह्यूस्टन में मौजूद वैज्ञानिकों के साथ साथ धरती पर मौजूद सभी लोगों की सांस थमी हुई थी। 10 सेकंड्स गुजरते हैं और 30 सेकंड और गुजर जाते हैं और 1 मिनट भी गुजर जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आखिर इन एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या हुआ था? क्या हीट शील्ड सही सलामत थी? क्या पैराशूट समय पर खुले होंगे? 1 मिनट 20 सेकंड गुजर जाते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता। फाइनली कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के 4 मिनट 27 सेकंड बाद एस्ट्रोनॉट्स से संपर्क होता है। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स सही सलामत धरती पर वापस आ चुके हैं। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है। नासा का ये अपोलो 13 मिशन एक फेलियर होने के बाद भी इतिहास के पन्नों में भी अपनी जगह बना लेता है और इस मिशन को एक सक्सेसफुल फेलियर का दर्जा मिलता है। इस मिशन के बाद भी नासा के अपोलो प्रोग्राम जारी रहते हैं और अपोलो 17 वह आखिरी मिशन था जब नासा आखिरी बार चांद पर गया था। सच में अपोलो 13 की कहानी दिल को दहला देती है। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।